नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति के बारे में। मानव पूंजी निर्माण मतलब मानव को मानव संसाधन बनाने में जो पूंजी निवेश किया जा रहा है, मानव को मानव संसाधन बनाना ही मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। तो ये जो मानव संसाधन है, इसमें पूंजी निवेश किया जाता है, जिससे मानव पूंजी का निर्माण होता है। और पूंजी निवेश का मतलब होता है एक मानव को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, प्रशिक्षण, सूचनाएं, ये सब देना, जिससे वह क्या कर सके, देश में अपना योगदान दे सके। तो भारत सरकार में ये मानव पूंजी निर्माण की क्या स्थिति है, सरकार के इस हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो लिखा है यहाँ कि इस खंड में हम भारत में मानव पूंजी निर्माण का विश्लेषण करने जा रहे हैं, मतलब उसकी जांच कर रहे हैं। विश्लेषण मतलब आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ कितना काम हुआ है और कौन करता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना निवेश का परिणाम है। कार्यस्थल पर प्रशिक्षण मतलब कार्य जहाँ होता है वहाँ उसे ट्रेनिंग देना, और प्रवसन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, बेरोजगारी होने पर या आय अधिक की चाहत पर। ठीक है, इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बिल्कुल, मानव पूंजी निर्माण एक मानव को मानव संसाधन बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, शिक्षा और स्वास्थ्य का। तो हम जानते हैं कि भारत देश की प्रशासन व्यवस्था संघीय है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार, स्थानीय में नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत शामिल है। भारत के संविधान ने सभी स्तर के प्रशासकीय निकायों के कार्यों और दायित्वों को भी बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित कर रखा है। राज्य स्तर पर क्या काम करने हैं, केंद्र स्तर पर क्या काम होंगे और स्थानीय निकाय पर क्या काम होंगे। इन सबका सरकार ने अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है। फिर आगे लिखा है, इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर व्यय तीनों ही प्रशासनिक स्तरों पर साथ साथ वहन किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण हम अध्याय 8 में कर चुके हैं। अध्याय 8 हम जब पढ़ेंगे तो स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। अतः यहाँ पर हम केवल शिक्षा क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे कि शिक्षा को लेकर हमारे देश की सरकार क्या काम कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। ठीक लिखा है यहाँ, क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख कौन करता है। भारत में शिक्षा क्षेत्र के विश्लेषण से पूर्व यहाँ हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करेंगे। मतलब शिक्षा पर सरकार की क्या खर्चे हैं, इसको जानने से पहले हम सबसे पहले ये जाने कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की कितनी आवश्यकता है। हम जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी तथा सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है। बिल्कुल, चाहे सरकार द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही हो या निजी संस्थान द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही हो, चाहे सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं या सरकारी अस्पताल द्वारा सरकारी सुविधाएं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही हो, या प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा हमको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध की जा रही है, दोनों का अपने अपने लाभ है। सरकार को भी फायदा होता है और निजी संस्थान को भी फायदा होता है। तो इसी कारण इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर वे महत्वपूर्ण दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं, उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसका इलाज कराना जरूरी है, तभी तो वो स्वस्थ होगा। और व्यक्ति को स्वस्थ रखना इसलिए जरूरी है कि वह अपना योगदान देश में दे, वह कोई ना कोई तो काम करेगा, उसके काम का कुछ ना कुछ परसेंट देश में योगदान तो होगा। इसलिए हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना जरूरी है, और उसको स्वस्थ रखने पर बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं। तो इसमें सरकारी क्षेत्र का हस्तक्षेप होना जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की हर एक चीज़ महंगी है, चाहे शिक्षा को लो चाहे स्वास्थ्य को लो। तो बोला गया, मान लीजिए जब भी किसी बच्चे को किसी स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है जहां आवश्यक सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही हो, तो इससे पहले कि बच्चे को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया जाए, पर्याप्त मात्रा में हानि हो चुकी होगी। यही नहीं, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ता और लागतों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती है। इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही संस्थाएं एकाधिकार प्राप्त कर लेती है
और शोषण करने लगती है। यहाँ सरकार की भूमिका का एक स्वरूप यह हो सकता है कि वह निजी सेवा प्रदायकों को उचित मानकों के अनुसार सेवाएं देने तथा उनकी उचित कीमत उगाने को बाध्य करे। कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य और शिक्षा हर एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है स्वास्थ्य और शिक्षा। तो स्वास्थ्य और शिक्षा में सरकार का आना जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से इन चीज़ों को और महंगा कर दिया गया। आम व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करा सकता, वो सरकारी हॉस्पिटल में ही अपना इलाज करा सकता है। तो सरकार को इस ओर आगे आना ही होगा। तो कुछ जगह अगर सरकार इन सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कर पाती है तो वह प्राइवेट सेक्टर से क्या कह रही है यहाँ पर कि हमने यहाँ पढ़ा था, इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही संस्था एकाधिकार प्राप्त कर लेती है और शोषण करने लगती है। कभी कभी हमने देखा देश में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है, तो सरकार ने शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल खोले, इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल खोले, लेकिन वहाँ भी भ्रष्टाचार है। लोग एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं, लोगों का शोषण करने लगते हैं। तो ऐसा आग्रह किया गया है कि सरकार की भूमिका का एक स्वरूप यह हो सकता है कि वह निजी सेवा प्रदायकों को उचित मानकों के अनुसार सेवाएं देने और उनकी उचित कीमत उगाने को बाध्य करे। मतलब सरकार क्या करे कि व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, एग्जाम्पल बताए कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, अब वो अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करा रहा है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में उसे सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो वह व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने जाए तो उसके लिए उसकी यह विनती है सरकार से कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों को या जो भी संस्थाएं वहाँ काम कर रही है, जो भी व्यक्ति वहाँ काम कर रहे हैं, उनको इस तरीके का मतलब उनको अपनी सेवाएं देना और उचित कीमत वसूलने के लिए बाध्य करें। मतलब कि हम बोलते हैं ना, बड़ा चढ़ाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसा लगता है, इलाज भी सही नहीं होता है, ऐसा बोला जाता है। तो कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अब सरकार और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सरकारी स्तर पर, निजी स्तर पर, दोनों स्तर पर काम हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी संस्थान से व्यक्ति को फ़ायदा ना होता है तो वह निजी संस्थान में जा पाता है, निजी संस्थान में जा सकता है। इसके लिए उसका सरकार से आग्रह है कि निजी संस्थानों में भी, निजी स्तरों पे भी वहाँ के व्यक्तियों को ये कहे कि वह अधिक से अधिक पैसा वसूल ना करे, जितना पैसा बनता है उतना ही जनता से वसूल करें। ये इसमें कहने का मतलब है। फिर लिखा, भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत सब और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, जो हम पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आती है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत मतलब शिक्षा को लेकर ये क्षेत्र बताए गए हैं सारे यहाँ तक। फिर स्वास्थ्य को लेकर बताए गए स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत सब राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मंत्रालय और विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि कार्य कर रही है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां जनसंख्या का एक विशाल वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है, लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकते। यही नहीं, भारत की अधिकांश जनता अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाती। जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को नागरिकों का अधिकार मान लिया जाता है तो यह अनिवार्य है कि सभी सुपात्र नागरिकों को, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से दलित रहे वर्गों को सरकारी सुविधा निःशुल्क प्रदान करें। क्या बोला? स्वास्थ्य और शिक्षा घुमा फिरा के वही बात, मूलभूत आवश्यकता है। समाज का वर्ग गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह कर रहा है, तो सरकार से अनुरोध है कि सरकार क्या करे कि निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करे। तो कहा क्या जा रहा है, सरकार तो निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करा रही है ना। आज गरीब का बेटा आईआईटी सेक्टर में पढ़ रहा है, तो कैसे पढ़ रहा है? वो सरकार के माध्यम से पढ़ रहा है। मतलब कुछ मेहनत तो आपको करनी होगी, हमको एग्जाम फाइट करनी होती है, या तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर से करो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से करो। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से करनी है तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स भी फॉलो करने होंगे ना। अगर सरकार सारे ही काम निःशुल्क दे देगी तो फिर देश के लिए क्या करेगी? देश में तो जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, तो जितनी आय नहीं आती है उतनी ज़्यादा तो सरकार के खर्च हो जाते हैं। फिर वही बात होगी कि सरकार खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए लोन लेगी, फिर देश के ऊपर ऋण का भार आएगा, फिर उसी प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा और स्वास्थ्य हर एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। तो इसके लिए हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर व्यक्ति शिक्षा स्वास्थ्य सही से प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो हाँ, इस चीज़ के लिए प्राइवेट सेक्टर से अनुरोध है कि वह अपनी इतनी फीस रखे कि व्यक्ति उसमें अपना इलाज करा सके, ठीक है।
और शिक्षा प्राप्त कर सके संस्थान में। और दूसरी ओर यहाँ बोला गया है कि सरकार निःशुल्क सुविधाएं दे, तो सरकार दे ही रही है। आगे लिखा है 100% साक्षरता और भारतीयों की औसत उपलब्धियों में प्राप्त वृद्धि के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें पिछले कई वर्षों में अपने शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करती आ रही है। हम देख रहे हैं, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में आंकड़े देखे थे कि हमारे देश की सरकार कितना शिक्षा पर खर्च कर रही है, हमारे देश में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, हमने पहले यहाँ पे पढ़ा था कि हमारे देश में साक्षरता सन 1951 में 16.67 थी, जो कि 2000 यहाँ पर 16-17 में 76 हो गई साक्षरता। तो ये शिक्षा पर सरकार के व्यय ही तो है जो इतना बड़ा है। और अगर आपको इस तालिका को अच्छे से पढ़नी है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर तो अभी हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारे यहाँ पर कि भारत में मानव पूंजी के निर्माण की क्या स्थिति है। तो हमने यहाँ पर समझा कि मानव पूंजी के निर्माण का क्या मतलब होता है और इसकी क्या स्थिति है, कौन से संस्थान स्थापित है और कौन से नहीं है, और नहीं है तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, ये सब हमने जाना। और अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछकर दूर कीजिए।